हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से अवध में हुए पेजेंट स्ट्रगल को इंटीग्रेट किया गया था, शामिल किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 1921 में। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि कैसे गुडम हिल्स में ट्राइबल द्वारा किए गए मूवमेंट को शामिल किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है रिबेलियन इन कंट्रीसाइड गुडम हिल्स। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है रिबेलियन इन कंट्रीसाइड गुडम हिल्स, जहां पर हम गुडम हिल्स के एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से कंट्रीसाइड में हुए ट्राइबल मूवमेंट को इंक्लूड किया गया, रिबेलियन को इंक्लूड किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1920s में अवध में पेजेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। उसी समय मतलब कि 1920s में ही गुडम हिल्स में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर भी एक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी जो कि ट्राइबल्स का एक मूवमेंट था। यानी कि गुडम हिल्स में ट्राइबल्स ने, आदिवासियों ने एक आंदोलन की शुरुआत करी थी 1920s में। अब ये मूवमेंट क्यों हुआ था और इस मूवमेंट को किसने लीड किया था, चलिए ये समझ लेते हैं। गुडम हिल्स में हुए ट्राइबल मूवमेंट को लीड किया था अलूरी सीताराम राजू ने। अलूरी सीताराम राजू कौन थे? ये एक रेवोल्यूशनरी थे, एक क्रांतिकारी थे। और इन्होंने जब देखा कि किस तरीके से ट्राइबल्स के साथ अन्याय किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो उन्होंने ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत करी 1920s में। अब अलूरी सीताराम राजू कौन थे, चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। अलूरी सीताराम राजू ये क्लेम करते थे, इस बात का दावा करते थे कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कुछ विशेष शक्तियां हैं। कौन कौन सी स्पेशल पावर्स? वो कहते थे कि वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, यानी कि सही ज्योतिषीय भविष्यवाणियां वो कर सकते हैं। वो लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो बुलेट शॉट्स को भी सरवाइव कर सकते हैं। मतलब अगर उन पे गोली चलाई जाए तो वो बुलेट शॉट को भी सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू कहते हैं, क्लेम करते हैं कि वो ये सब पावर्स रखते थे, उनके अंदर ये स्पेशल पावर्स थी। अब जब ये ट्राइबल से बात करते हैं, उन्हें अपनी स्पेशल पावर्स के बारे में बताते हैं, तो इनकी पर्सनालिटी से कई सारे ट्राइबल्स इंप्रेस हो जाते हैं। तो कई सारे ट्राइबल्स यहाँ पर कैप्टिवेट हो जाते हैं राजू से, यानी कि वो आकर्षित हो जाते हैं राजू के तरफ। अब यहाँ पर रिबेल्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगते हैं राजू को। रिबेल्स कौन थे? रिबेल्स थे वो विद्रोही जो कि इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब जो राजू को सपोर्ट कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। तो जो भी ट्राइबल्स यहाँ पर राजू को सपोर्ट कर रहे थे और इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे, उन्हें ही यहाँ पर रिबेल्स बोला गया है। तो रिबेल्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे राजू से और उनसे बहुत ज्यादा वो मोटिवेट भी होते थे, इंस्पायर भी होते थे। और इसीलिए यहाँ पर ये सभी रिबेल्स प्रोक्लेम करते हैं, इस बात को डिक्लेयर कर देते हैं कि राजू इनकारनेशन है गॉड का। इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? अवतार। तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, रिबेल्स क्या कहते हैं कि राजू भगवान का ही एक अवतार है, ये भगवान के ही एक रूप है। इसके बाद अगर हम अलूरी सीताराम राजू की बात करें तो वो महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। वो महात्मा गांधी की ग्रेटनेस की बहुत ज्यादा बातें करते थे और साथ ही साथ वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे और इस मूवमेंट से भी वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो यहाँ पर जब वो अपने मूवमेंट की शुरुआत करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही एक हिस्सा बनेंगे और इसी मूवमेंट के अंडर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे ट्राइबल्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो महात्मा गांधी को सपोर्ट करते थे और साथ ही साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी वो सपोर्ट करते थे।
और इसीलिए वो लोगों को परसुएड करते थे, लोगों को मनाते थे कि वो खादी पहने, खादी का कपड़ा पहने और साथ ही साथ वो ड्रिंकिंग छोड़ दे, वो शराब पीना छोड़ दे। तो यहाँ पर राजू क्या करते हैं, वो महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हैं, उनकी ग्रेटनेस की बात करते हैं, उनके मूवमेंट से इंस्पायर होते हैं और लोगों को भी मनाते हैं कि वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। तो यहाँ पर इसी वजह से ये जो ट्राइबल का मूवमेंट था, ये शामिल हो जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, क्योंकि जो व्यक्ति इस मूवमेंट को चला रहा था, इस मूवमेंट को लीड कर रहा था, वो खुद से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहता था। तो यहाँ पे राजू का क्या मानना था कि गांधी जी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स को देश से निकालने के लिए लड़ रहे हैं, हम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इसीलिए हम भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही एक हिस्सा हैं। और इसी तरीके से ट्राइबल मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, लोगों के राइट्स के लिए, ट्राइबल्स के राइट्स के लिए, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंडर ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, उनके मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक आइडिया ऐसा था जहां पर अलूरी सीताराम राजू गांधी जी को सपोर्ट नहीं करते थे, और वो आइडिया था नॉन वायलेंस का। तो यहाँ पे राजू का ये मानना था कि अगर इंडिया को हमें आजादी दिलानी है, अगर इंडिया को हमें लिबरेट करना है, तो उसके लिए हमें फोर्स का इस्तेमाल, वायलेंस का इस्तेमाल, हिंसा का इस्तेमाल करना ही होगा। गांधी जी का क्या मानना था कि हम अपने मूवमेंट में वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंट तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन राजू का ये मानना था कि नहीं, अगर इंडिया को आजादी चाहिए, अगर हमें ब्रिटिशर्स से आजादी चाहिए, तो उसके लिए हमें फोर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। सिर्फ फोर्स की मदद से ही, फोर्स के इस्तेमाल से ही हम इंडिया को आजादी दिला सकते हैं। इसीलिए जो ट्राइबल मूवमेंट इन्होंने शुरू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंडर, उस मूवमेंट में इन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया, वायलेंस का इस्तेमाल किया। और इसी वजह से भले ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंडर ही अपना स्ट्रगल कर रहे थे और अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस लीडर्स ने इनको सपोर्ट नहीं किया, गांधी जी ने इनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था राजू द्वारा, ट्राइबल्स द्वारा। इसीलिए ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन का पार्ट तो था, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस लीडर्स इस मूवमेंट के सपोर्ट में नहीं थे। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है अलूरी सीताराम राजू के बारे में और कैसे उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इसे एक हिस्सा बनाया। अब आगे बढ़ते हैं और उन रीजंस के बारे में समझ लेते हैं, उन कॉजेस को समझ लेते हैं जिनके वजह से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। सबसे पहला कारण क्या था? जो ब्रिटिश सरकार थी, जो कॉलोनियल सरकार थी, उन्होंने क्लोज कर दिया था लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को ट्राइबल्स के लिए। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने एक लॉ पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो फॉरेस्ट है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, इसीलिए ट्राइबल्स अब फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते, वो अपने जानवरों को यहाँ पर, अपनी कैटल्स को यहाँ पर ग्रेज नहीं करवा सकते, मतलब वो जानवरों को चराने के लिए फॉरेस्ट में नहीं लेकर जा सकते, वो वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, लकड़ी कलेक्ट नहीं कर सकते, फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते, पेड़ों को नहीं काट सकते, शिकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ट्राइबल्स को रोक दिया जाता है फॉरेस्ट में आने से। अब ये जो ट्राइबल्स थे, इनका लाइवलीहुड बेस्ड था, डिपेंडेंट था फॉरेस्ट के ऊपर, इनका जीवन डिपेंडेंट था, निर्भर था फॉरेस्ट के ऊपर। और अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप फॉरेस्ट के अंदर आ ही नहीं सकते, तो इनको इससे ज्यादा तकलीफ हुई, परेशानी हुई। इसीलिए ये सबसे पहला कारण बन गया जिसकी वजह से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। दूसरा कारण क्या था? ऐसा ट्राइबल्स को लग रहा था कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स को डिनाई किया जा रहा है, उनके पारंपरिक अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है। कौन से ट्रेडिशनल राइट्स? यहाँ पर ट्राइबल्स का मानना था कि फॉरेस्ट का एक्सेस, फॉरेस्ट में जाना, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज, इन सब पर उनका अधिकार है, ये उनका हक है, और यही हक उनसे ब्रिटिशर्स छीन रहे हैं। फॉरेस्ट के ऊपर, उसके रिसोर्सेज के ऊपर, जमीन के ऊपर उनका ही अधिकार है जो उनको नहीं मिल रहा है,
और इसी वजह से ये दूसरा रीजन बन गया जिसके कारण इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तीसरा कॉज क्या था? गवर्नमेंट ने अब ट्राइबल्स को फोर्स करा था कि वो बेगार में कंट्रीब्यूट करें। आप सभी को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बेगार के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था कि किस तरीके से जब लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता है, लेबर कराया जाता है, उनसे मजदूरी कराई जाती है, लेकिन उसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाता है, तो उसी को बेगार कहते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी? वो ट्राइबल्स को फोर्स कर रही थी कि वो काम करे, मजदूरी करे, लेकिन मुफ्त में, फ्री में। तो यहाँ पर ट्राइबल्स से रोड्स बनवाई जा रही थी, रोड बिल्डिंग का काम उनसे करवाया जा रहा था, लेकिन उसके बदले में उन्हें पे नहीं किया जा रहा था। इसी के साथ साथ ट्राइबल्स को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आया कि हमसे रोड्स बनवा रहे हैं हमारे फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स अपने कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज के लिए। तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स थे वो इस बात से बहुत गुस्सा थे और दुखी थे कि कैसे हमारी जमीन के ऊपर ये आकर कंट्रोल कर रहे हैं और हम ही से इस जमीन को हटाने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ काम भी करवा रहे हैं, लेकिन मुफ्त में। तो इसीलिए ये भी तीसरा रीजन बन गया जिसके वजह से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो इन सब कॉजेस के वजह से यहाँ पर जो हिल के लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, वो काफी ज्यादा एनरेज्ड हो जाते हैं, काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो यहाँ पर रिवोल्ट कर देते हैं। और जो सब लोग यहाँ पर रिवोल्ट करते हैं उन्हें रिबेल्स बोला जाता है। और वो किसके साथ मिलकर रिवोल्ट करते हैं? राजू के साथ मिलकर। तो ये थे वो कॉजेस जिनके वजह से ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इवेंट्स के बारे में, यानी कि आखिर इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि राजू गांधी जी को सपोर्ट करते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी वो सपोर्ट करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो वायलेंस का भी सपोर्ट करते थे। इसीलिए इस मूवमेंट में काफी ज्यादा हिंसा का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले यहाँ पर गुडिम रिबेल्स ने क्या किया? उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया, हमला किया। उसके बाद उन्होंने कोशिश करी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को कैरी किया स्वराज हासिल करने के लिए। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? गुरिल्ला एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है छापे मार, और वॉरफेयर का मतलब होता है फाइटिंग। ये एक ऐसा तरीका है फाइट का जहां पर अचानक से हमला किया जाता है, जहां पर एक छोटा सा ग्रुप मिलकर छुपकर अटैक करता है सामने वाले के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लोग पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, झाड़ियों के बीच में छुप जाते हैं और फिर अचानक से अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं और सामने वाले को घेर लेते हैं। तो उसी वे ऑफ फाइटिंग को गुरिल्ला वॉरफेयर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइबल्स थे, ये जो रिबेल्स थे, वो गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। क्यों? ताकि उन्हें स्वराज मिल सके। अब यहाँ पर ट्राइबल्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था कि देश में से ब्रिटिशर्स को निकाला जाए, करेक्ट, हमारी खुद की सरकार बने, सेल्फ रूल हो, ये मतलब था स्वराज का गांधी जी के लिए। लेकिन ट्राइबल्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हटाया जाए हमारे ऊपर से, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर से, ब्रिटिशर्स को भगाया जाए, उन्हें हराया जाए। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था कि इन्हें फॉरेस्ट में आजादी मिले, ठीक है, और उसी आजादी के लिए, उसी स्वराज के लिए ये यहाँ पे वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते, लीडर्स इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते और ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं इस मूवमेंट के। तो क्या होता है? 1922 के अराउंड ये मूवमेंट कमजोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है और फिर कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा राजू को और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1924 में। तो 1922 में ये मूवमेंट कमजोर हो जाता है, जिसके बाद 1924 में राजू को पकड़ लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, जिसके बाद ये मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन राजू यहाँ से एक फोक हीरो बन जाते हैं ट्राइबल्स के लिए। वक्त के साथ साथ उन्हें एक
फोक हीरो बना दिया जाता है, जिसके बारे में सभी लोगों को, सभी ट्राइबल्स को बताया जाता है। तो इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1920s में, लेकिन ये मूवमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि किस तरीके से ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत हुई और कैसे ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक हिस्सा बना, लेकिन इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं मिला लीडर्स से, गांधी जी से, और कैसे फिर 1922 में ये मूवमेंट खत्म हो जाता है और 1924 में राजू को पकड़ लिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये एक फोक हीरो बन जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था रिबेलियन इन कंट्रीसाइड गुडम हिल्स, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।